इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है और शेयर मार्केट को क्यों बनाया गया है। कैसे एक कंपनी शेयर मार्केट पे लिस्ट होती है और उसको क्यों लिस्ट किया जाता है। कैसे वर्ल्ड का कोई भी पर्सन वर्ल्ड की किसी भी कंपनी में जो कि शेयर मार्केट पे लिस्ट है उस पर इन्वेस्टमेंट करके वो उस कंपनी के छोटे से पार्ट का पार्टनर बन सकता है। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि प्राइमरी शेयर मार्केट क्या है, सेकेंडरी शेयर मार्केट क्या है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आईपीओ, एफपीओ, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स, ये सब क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं शेयर मार्केट में, इनके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट गुरु। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो यहाँ पे हमने एक मिडिल क्लास पर्सन लिया है जो खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहता है। इनिशियली इसके पास इतना पैसा नहीं रहेगा कि ये खुद का बिजनेस खड़ा कर सके, तो इनिशियली इसके पास जितनी भी सेविंग्स थी वो सब सेविंग डाल के इसने एक आइसक्रीम का ठेला चालू कर दिया। अब जैसे ही आइसक्रीम का ठेला चालू कर दिया तो इसके पास कस्टमर्स आने लगे और इसने सोच लिया कि इस लोकेलिटी पे मुझे अच्छे खासे कस्टमर्स मिल रहे हैं, तो क्यों ना मैं इस आइसक्रीम की ठेले की जगह मैं एक आइसक्रीम का शॉप डाल दूं। अब ये आइसक्रीम का शॉप डालने के लिए ये पैसे की अरेंजमेंट किस तरह कर सकता है और इसके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो ऑप्शन इसके पास हो सकता है कि इसके पास जितनी भी सेविंग्स है वो सब सेविंग्स ये डाल के उस शॉप को खरीदने की कोशिश करेगा। और सेकेंड इसके पास क्या ऑप्शन हो सकता है, कि ये अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड के पास जाके उनसे कुछ पैसा लेगा और वो भी वो शॉप खरीदने में डाल देगा। और अगर उसको पैसे की नीड्स होगी तो वो क्या कर सकता है, बैंक्स में जा सकता है, बैंक से कुछ पर्सनल लोन या फिर अपने पास जो भी प्रॉपर्टी है वो बैंक में गिरवी रख के बैंक से भी पैसा उठा सकता है और वो जो शॉप खरीदना चाहता है वो शॉप खरीदने में लगा सकता है। तो ये पर्सन ने ये सब कुछ करके अपना शॉप खरीद लिया, तो यहाँ पे भी उसको अच्छे खासे कस्टमर्स मिलने लगे। तो अब ये सोचने लगा कि क्यों ना मैं ऐसे और शॉप्स डाल दूं और मेरी एक आइसक्रीम की फैक्ट्री भी डाल दूं जहां मैं खुद की आइसक्रीम बनाऊं और अपने अलग अलग लोकेलिटी पे अलग अलग शॉप डाल के उसमें वो आइसक्रीम बेच सकूं। तो अब ये एक प्रॉपर बिजनेसमैन बनना चाह रहा है, एक खुद की फैक्ट्री डालना चाहता है आइसक्रीम की और अलग अलग शॉप्स डालना चाहता है। तो ये सब करने के लिए इसको बहुत सारे पैसे की नीड्स होगी, बहुत ज्यादा इसको फंड्स लगेगा। तो ये फंड्स का अरेंजमेंट किस तरह कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसने इसके पास सेविंग्स थी वो डाल दी है, फ्रेंड्स या रिलेटिव से भी पैसा लिया है और बैंक से भी लोन ले चुका। इसको बेसिकली इतने सारे पैसे की नीड्स है, ये नीड्स कोई इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल बैंक्स कंप्लीट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये रिस्क वाला काम हो सकता है। अगर इसका बिजनेस डूब गया तो वो इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल बैंक भी डूब जाए। तो यहां से स्टार्ट होता है शेयर मार्केट का कंसेप्ट। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, ये जो पर्सन है इसको बहुत सारे पैसे की नीड्स है, इसकी नीड्स अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग पर्सन, जो भी दुनिया में अलग अलग अननोन पर्संस होंगे वो पर्सन इस पर्सन के बिजनेस मॉडल को देख के इसके बिजनेस को जज करके इसको पैसा देंगे उसका बिजनेस खड़ा करने के लिए। तो बेसिकली इसको जितनी भी पैसे की नीड्स है वो पर्सन कंप्लीट करेंगे, दुनिया के अलग अलग अननोन पर्सन जिसको पैसा देंगे और इसके बदले में ये जो पर्सन है इसको कुछ तो देना पड़ेगा। गारंटी के तौर पर ये पर्सन जो है, जो भी लोग इसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बदले में उनको देता है शेयर्स, उनको दिए जाते हैं शेयर्स। और ये सब काम होता है शेयर मार्केट के थ्रू। तो शेयर मार्केट का बेसिकली क्या पर्पस है, दुनिया के अलग अलग जो लोग हैं वो किसी बिजनेस मॉडल को देख के उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन लोगों से पैसा लेना और जो बिजनेस करना चाहता है, जो अपनी कंपनी खड़ी करना चाहता है उसको वो पैसा देना ताकि वो अपना बिजनेस ग्रो कर सके। किसी भी कंट्री के लिए एक शेयर मार्केट का होना बहुत जरूरी है,
क्योंकि अगर कोई नया बिजनेस खड़ा करना चाहता है या फिर अपना जो पुराना बिजनेस है उसको और बड़ा करना चाहता है और उसके लिए जितने भी फंड्स की जरूरत है वो फंड्स अगर वो पब्लिक से लेके ये सब कुछ करता है तो जब उसका बिजनेस ग्रो होगा, जब उसकी कंपनी ग्रो होगी, तो उसका बेनिफिट्स उन लोगों को भी मिलेगा जो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके हैं। सेकंड, अगर कंपनी बड़ी हो रही है, वो बिजनेस बड़े हो रहे हैं, तो उसमें जितनी भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, मैन पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और उससे कंट्री की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी कम हो सकती है। थर्ड, अगर मार्केट में चॉइस मिलेगी, अगर एक ही सेम प्रोडक्ट की कंपनियां मार्केट में रहेगी तो उसके जो रेट्स है वो रेट पे लिमिट लग सकता है। जैसे कि अभी ये आइसक्रीम की फैक्ट्री डालना चाहता है, अभी आइसक्रीम की जो कंपनी है अमूल, अगर ये भी मार्केट में आ गई, अच्छा परफॉर्म करने लगी, तो इन दोनों में कॉम्पिटिशन होगा। कॉम्पिटिशन होने की वजह से इनकी प्राइस लिमिट में रहेगी, यानी कि इन्फ्लेशन रेट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी कंट्री के लिए उसके स्ट्रॉन्ग शेयर मार्केट होना बहुत ही जरूरी है। जो भी कंपनी शेयर मार्केट में आना चाहती है वो सबसे पहले जाती है इन्वेस्टमेंट बैंक के पास। इन्वेस्टमेंट बैंक कोई भी हो सकता है, जिसे हम अंडरराइटर के नाम से जानते हैं, जैसे आईडीबीआई बैंक भी हो सकता है। अब वो कंपनी जब इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाएगी और इन्वेस्टमेंट बैंक को बोलेगी कि हमें हमारी कंपनी को लिस्ट करना है शेयर मार्केट में, हमें पब्लिक में जाके पब्लिक से पैसा उठाना है, तो जो इन्वेस्टमेंट बैंक होगा वो बैंक उस कंपनी के पास जाएगा। कंपनी की जितनी भी लीगल डॉक्यूमेंट्रीज है, जैसे कंपनी की कितनी प्रॉपर्टीज है, कंपनी के पास कितने एसेट्स है, कंपनी के ऊपर कितना लोन चल रहा है, जितना भी कंपनी का डॉक्यूमेंट्रीज होगा वो सब इन्वेस्टमेंट बैंक चेक करेगा और कंपनी की करंट डेट की वैल्यूएशन कैलकुलेट करेगा। अब मान लीजिए उस इन्वेस्टमेंट बैंक ने कंपनी को बोल दिया कि आपकी करंट डेट की वैल्यूएशन जो है वो 10 करोड़ रुपीज है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक उस कंपनी से पूछेगा कि आपको और कितने पैसे की नीड है, आप और कितना पैसा पब्लिक से उठाना चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बैंक जब ये पूछेगा तो जो कंपनी है वो उसको जितना नीड होगा वो बताएगी कि हमको इतना पैसा मार्केट से उठाना है। मान लीजिए वो जो कंपनी है वो मार्केट से और 5 करोड़ रुपीस उठाना चाहती है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी को बोलता है कि आपको 5 करोड़ की और नीड है, तो आपको आपके कंपनी का 50% पार्ट डाइल्यूट करना पड़ेगा, यानी कि आपकी टोटल कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ से तो आपको 5 करोड़ और चाहिए, तो 50% आपके कंपनी का जो पार्ट है उसको आपको शेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो 50% के पार्ट के जो शेयर बनेंगे वो आपको स्टॉक एक्सचेंज पे फ्लोट करने पड़ेंगे। तो उस केस में कंपनी को पूछ के इन्वेस्टमेंट बैंक ये डिसाइड करेगा कि ये 5 करोड़ के लिए इनको कितने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स फ्लोट करवाने हैं और हर शेयर की प्राइस कितनी रखनी है। तो नंबर ऑफ शेयर्स एंड उसकी जो प्राइस होगी वो डिसाइड करके उतने शेयर्स शेयर मार्केट पे फ्लोट किए जाएंगे। अब जैसे ही वो शेयर्स मार्केट में आएंगे तो आईपीओ के दौरान जितना भी पैसा आएगा वो सब पैसा जाएगा कंपनी के पास, जो कंपनी पैसा लेना चाहती थी पब्लिक से। अब ये जो पैसा कंपनी के पास आया है, कंपनी इसको यूज करेगी और इसके बदले में जो शेयर्स कंपनी ने दिए हैं वो शेयर्स आईपीओ के टाइम जिसने खरीदे हैं वो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज पे उसकी ट्रेडिंग होने लगेगी। तो हमने देखा कि कोई भी कंपनी हो तो उस कंपनी को इनिशियली आप बनाना चाहते हो या फिर आपकी ऑलरेडी कंपनी है तो उसको और ग्रो करना चाहते हो तो उसको नीड्स होगी फंड्स की, और वो फंड्स हम उठाएंगे पब्लिक से, रिटेलर से या किसी बैंक से, किसी ग्रुप से, यानी कि इन्वेस्टर से। तो कंपनी की जो पैसे की नीड्स है वो कंप्लीट करेंगे इन्वेस्टर्स, और कंपनी इसके बदले में इन्वेस्टर को देंगे शेयर्स। इसके बदले में कंपनी इन्वेस्टर को देगी शेयर। अगर कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट पे लिस्ट हो रही है, पहली बार अगर वो मार्केट से पैसा उठाना चाहती है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
मतलब इससे पहले वो कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट नहीं थी। अगर वो पहली बार स्टॉक मार्केट पे आ रही है, पहली बार पब्लिक से पैसा उठा रही है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर कोई कंपनी ऑलरेडी वो कंपनी चल रही है, जैसे एचडीएफसी बैंक है, वो ऑलरेडी है, अगर वो एचडीएफसी बैंक और अपने ब्रांचेस खुलवाना चाहती है और उसके लिए उसको पैसे की नीड्स है, और वो दोबारा तिबारा कितनी भी बार, जितनी बार चाहे उतनी बार पब्लिक में आके पब्लिक से पैसा उठाएगी, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो आईपीओ में इनिशियली जब हम पैसा उठाएंगे तो आईपीओ कहेंगे, और अगर हम 2 बार 3 बार कितनी भी बार पब्लिक से आके पैसा उठाना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एफपीओ। इसके बारे में हम आगे डिटेल में वीडियो बनाएंगे आईपीओ और एफपीओ के बारे में। तो ये जो होता है ये सब होता है प्राइमरी शेयर मार्केट, प्राइमरी मार्केट। तो ये जो सब प्रोसेस है यहां तक का, ये होता है प्राइमरी शेयर मार्केट में। तो आईपीओ आते हैं प्राइमरी शेयर मार्केट। अब जैसे ही कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी, तो ये जो इन्वेस्टर के पास शेयर्स आए हैं, ये जो इन्वेस्टर्स के पास शेयर यहाँ पे आए हैं, वो शेयर्स फ्लोट होने लगेंगे स्टॉक एक्सचेंज में। तो इंडिया में 2 टाइप के स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और सेकेंड जो होता है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये जो कंपनी है चाहे तो बीएसई में भी लिस्ट हो सकती है, चाहे तो एनएसई में भी लिस्ट हो सकती है। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वो बीएसई में लिस्ट होना चाहती है, एनएसई में लिस्ट होना चाहती है, या दोनों पे भी लिस्ट होना चाहती है। अब जैसे ही कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगी, तो ये इन्वेस्टर के पास जितने भी शेयर्स इन्होंने आईपीओ के टाइम खरीदे हैं, वो शेयर्स इस स्टॉक एक्सचेंज पे फ्लोट होने लगेंगे, मतलब ये स्टॉक एक्सचेंज पे आने लगेंगे। अब ये स्टॉक एक्सचेंज आने के बाद ये जाते हैं रिटेलर या ट्रेडर के पास। यहाँ पे ये जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर जो भी होंगे वो शेयर्स खरीदेंगे, वो खरीदेंगे स्टॉक एक्सचेंज के पास। ये सीधा कंपनी के शेयर्स नहीं होते हैं। ये जो आईपीओ के टाइम कंपनी ने जितने भी शेयर्स लॉन्च किए हैं, वो शेयर्स जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, और बस उसी शेयर को हम खरीद सकते हैं और खरीदे हुए शेयर को भेज सकते हैं। तो अब जो ये शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे आए हैं, वो ब्रोकर्स के थ्रू हमारे अकाउंट में आते हैं, और हमारे अकाउंट से पैसा ब्रोकर्स के थ्रू ही स्टॉक एक्सचेंज पे जाता है। तो ये सब चीजें जो है वो होती है सेकेंडरी शेयर मार्केट में। ये सब चीजें है वो होती है सेकेंडरी शेयर मार्केट में। अब हमारे पास यहाँ पे जो शेयर्स आए हैं, वो शेयर्स हमारे पास आते हैं ब्रोकर्स से। ब्रोकर्स यानी कि जैसे कि ग्रो है, एंजल वन है, शेर खान है, ये सब क्या है, ब्रोकर्स है। तो हमारा अकाउंट जो है वो होता है ब्रोकर के पास। ब्रोकर का जो अकाउंट होता है वो होता है स्टॉक एक्सचेंज के पास, यानी कि ब्रोकर्स के अकाउंट होंगे बीएसई एनएसई में, और कंपनी का भी अकाउंट होगा वो होगा बीएसई एनएसई में, और ब्रोकर्स का अकाउंट होंगे बीएसई एनएसई में। अब बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, तो इन सब के अकाउंट्स मेंटेन करना बीएसई या एनएसई के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई करोड़ लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए बीच में काम करता है ब्रोकर्स, और ब्रोकर्स के यहाँ हम अपना अकाउंट्स खोलते हैं, और ब्रोकर्स का अकाउंट स्टॉक एक्सचेंज पे होता है। अब प्राइमरी और सेकेंडरी शेयर मार्केट में क्या डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कंपनी ने इनिशियली 5 करोड़ का आईपीओ लाया है। अब ये जो 5 करोड़ कंपनी के पास आए हैं वो आईपीओ के थ्रू आए हैं, यानी कि कंपनी को जो 5 करोड़ की नीड थी वो फुलफिल हो चुकी है। ये इन्वेस्टर ने कंपनी को 5 करोड़ रुपीस दे चुके हैं। अब ये इन्वेस्टर के पास ये जो 5 करोड़ रुपए आए हैं, उसके शेयर्स आए हैं, वो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे जाएंगे, यहाँ पे फ्लोट होने लगेंगे। तो यहाँ पे फ्लोट हो गए तो इन्वेस्टर्स खरीदेंगे, भेजेंगे। तो यहाँ पे शेयर की प्राइस हो सकती है, शेयर की प्राइस बढ़ भी सकती है, शेयर की प्राइस घट भी सकती है। लेकिन इसका कोई भी इफेक्ट, अगर शेयर की प्राइस अप भी जा रही है या डाउन भी जा रही है, उसका कुछ भी इफेक्ट इस 5 करोड़ वाली फंड्स पे नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी 5 करोड़ रुपए लिए हैं और यूज कर चुकी है उसके एक्सपेंशन के लिए या खड़ी करने के लिए। तो अब यहाँ पे चाहे शेयर की प्राइस कितनी भी घटे या कितनी भी बढ़े, उसका कुछ भी इफेक्ट ये कंपनी पे
नहीं होता है, कंपनी के फंड्स पे नहीं होता है। तो अगर क्या होता है, जब शेयर की प्राइस बढ़ती है तो शेयर की प्राइस घटती है, तो कंपनी पे इस पे तो जब किसी शेयर की प्राइस बढ़ती है या शेयर की प्राइस घटती है तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, कंपनी के मार्केट कैप में उसके कैसे चेंजेस होते हैं, ये समझने के लिए आपको मेरा मार्केट कैप वाला वीडियो देखना पड़ेगा। वहां पे मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है कि अगर शेयर की प्राइस घटती है या शेयर की प्राइस बढ़ती है तो उसके कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट्स हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।